सो हेलो फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का असाइनमेंट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री फिनिश हो चुका है। भाई बैच फर्स्ट जल्दी जाके अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट करे, क्योंकि मैं आज क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए भी मैं आज क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवा दूंगा, और बस अभी मैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन डाल रहा हूँ। ठीक है, सभी बैच सेकंड आ जाइए और बैच फर्स्ट भी आ जाइए अगर उनको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन करने हैं तो। ठीक है, और बैच फर्स्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को जल्दी से जल्दी वहां से फिनिश करें और अपना असाइनमेंट सोल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, और बैच सेकंड आ जाइए, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट इज द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सभी चीज मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं। हमारे 2 लेक्चर जो मैंने डाले हुए ना स्पेक्ट्रोस्कोपी के, उसमें थोड़ा बहुत बेसिक भी मैंने करवाया और क्वेश्चन भी डाले हुए हैं दोनों लेक्चर में। ठीक है, 2 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया IR स्पेक्ट्रोस्कोपी असाइनमेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे किस टाइप के आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड तो करती है IR वेव, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वेव नंबर, यहां पर मेन रोल वेव नंबर का ही है, वेव नंबर का ही है मेन रोल। यहां पर वेव नंबर ही देखा जाता है, तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है, वो मैंने पीछे आपको बता दिया था। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है ना, रिड्यूस मास पे भी डिपेंड करती है, ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो ट्रांसमिटेंस, मोलर एब्जॉर्बिविटी, इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग पीक। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग पीक कब आएगा, इंटेंसिटी ज्यादा कब होगी, इंटेंसिटी ज्यादा कब होगी, और हमारी मोलर एब्जॉर्बिविटी कब ज्यादा होगी, ट्रांसमिटेंस कब ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग मतलब कि और क्या बोल रहा हूं मैं, और हमारा स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, कंपाउंड की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए भाई, मैं बता देता हूं पहले ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं भाई, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। मैंने देखी आपको सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो करवा दी थी, कल ही करवा दी थी वो तो, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। लेकिन कुछ एक चीजें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, कुछ एक चीजें और हैं जो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए, हमारा sp3 अगर CH है तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी देगा, एसिमेट्रिक में कितनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देगा, ये आपको पता होना चाहिए CH की। ठीक है, और sp2CH कितनी देगा, sp3CH कितनी देगा। ठीक है, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इनकी कितनी होगी, ये चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर पाओगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो और आपको किस चीज के भाई, जो एक कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होते, और मैं बता देता हूं IR के अंदर तो ये कार्बोनाइल जो ग्रुप है ना, कार्बोनाइल सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। IR जो ग्रुप होते हैं ना, उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे मेन होती है। आपको पता है वो कौन सी है, एक बुक है यार, मैं नाम भूल गया हूं उसका, अभी PS कलसी में भी मिल जाएगा आपको, PS कलसी में भी मिल जाएगा वो IR रेंज का पूरा पेज है भाई। मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सेंड भी कर दूंगा, बेशक से आप देख लेना। वो PS शर्मा है क्या, कौन सी बुक है, मैं नाम भूल गया भाई उसका, अभी याद था मेरे को, नाम देख लेना, मैं आपको बता दूंगा नाम उसका। PS शर्मा है, या एक PS कलसी है, और एक और है भाई, एक और स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे बेस्ट बुक है इंडियन ऑथर की। फॉरेन ऑथर की तो और भी है, फॉरेन ऑथर की भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इंडियन ऑथर की वो सबसे बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। मैं आपको नाम बता दूंगा, उसका नाम सजेस्ट कर दूंगा, वहां से कर लेना आप स्पेक्ट्रोस्कोपी, वहां से कर लेना, बेस्ट है। ठीक है PS शर्मा है क्या, बस ऐसे ही है वो बुक, कौन सी, मैं नाम अभी मेरे को याद था, मेरा माइंड से निकल गया वो। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, मैं आपको बताता हूं भाई, मैं आपको बताता हूं, रेंज बताता हूं, वो रेंज आपको याद होनी चाहिए भाई, मैं बता रहा हूं, बेशक से पेज से कर लेना, बेशक मैं आपको यहां पर लिखवा भी रहा हूं भाई। सबसे पहले जो रेंज है ना, वो है sp3CH की, sp3CH, जो हमारे sp3CH है ना, उसमें जो CH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए भाई, कितनी होगी, तो सुन लीजिए, जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी ना, सिमेट्रिक, एक तो होती है सिमेट्रिक और एक होती है एसिमेट्रिक, एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है एसिमेट्रिक, याद रखिएगा इस चीज को। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्या चेंज आएगा भाई, जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी ना, जो हमारी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी sp3CH की, वो होगी भाई 2872 सेंटीमीटर इनवर्स तक, 2872 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो एसिमेट्रिक होगी वो होगी भाई 2960 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सिमेट्रिक और भाई बाहर कोई आया हुआ है,
पता नहीं चाचा वगैरह लगा हो ना, इसके कारण आवाज़ आ रही होगी आपको बाहर की। तो देखिए उसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग किसकी, एसिड एनहाइड्राइड की, एनहाइड्राइड है ना, एनहाइड्राइड, इसकी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक तो आपको पता है ना, ये मेरे हाइड्रोजन है, ये हाथ, अगर ये इस टाइप मूव कर रहे हैं तो ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और ये इस टाइप से मूव कर रहे हैं इस टाइप से तो ये है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर ये इस टाइप से ऊपर जाएंगे दोनों ऑक्सीजन तो ये सिमेट्रिक, और एक ऊपर और एक नीचे जाएगा तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो एनहाइड्राइड की जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी वो होगी भाई 1760 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो एसिमेट्रिक होगी वो होगी 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। इस चीज को याद रखिएगा, आप स्पेशली आपको बोल रहा हूं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद कौन सी आती है भाई, उसके बाद कौन सी है भाई, उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद आता है अमाइड हमारे पास। अब अमाइड भी तो हमको क्या देता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग देता है अमाइड, वो देता है भाई 3300 सेंटीमीटर इनवर्स से और 3600 सेंटीमीटर इनवर्स तक, 3300 से 3600 सेंटीमीटर इनवर्स तक की हमें क्या देता है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू देता है, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद और भी हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि NO2, कौन सा भाई, NO2। अब NO2 कितनी देता है हमें, NO2 जो है वो कितनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देता है भाई, जो NO2 है वो कितनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देता है, NO2 भी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक होता है। तो सुन लीजिए, NO2 जो देता है हमारे सिमेट्रिक में देगा जो 1350 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो हमें 1550 से 1584 सेंटीमीटर इनवर्स, 1550 से 1584 सेंटीमीटर इनवर्स किसकी देगा, NO2 एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी देगा, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इतनी देगा, ओके। अब देखिएगा, अब कुछ और भी है हमारे पास, अब कुछ और भी फ्रीक्वेंसी है। आपको एक काम करते हैं, कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी भी अभी लिखवा दूंगा मैं आपको, मैं कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना, कार्बोनाइल ग्रुप, उनकी भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अभी ही लिखवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी की फ्रीक्वेंसी अभी याद हो जाएंगी आपको, ठीक है, ओके। अभी लिख लीजिए आप, वो भी मैं लिखवा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, बस 1 मिनट का वक्त दीजिए मेरे को, मैं अभी करवाता हूँ आपको वो भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सभी, 1 मिनट रुकिएगा बस। हमारे पास कार्बोनाइल की सभी की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है हमारे पास, ठीक है, ओके। तो देखिएगा अब हमें जो हम अब देखेंगे ना, अब किसकी देखेंगे भाई, C डबल बॉन्ड CH की, C डबल बॉन्ड C, ये जो H है ना, sp2, जो हमारे sp2CH हैं, sp2CH, इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो सुन लीजिए, इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है भाई 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, ओके। और यही CH जब बेंजीन के आ जाता है ना, बेंजीन के, तो उसमें थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है वैल्यू, ठीक है भाई, बेंजीन में। और ये जो बेंजीन के CH होते हैं ना, ये वाले जो H होते हैं, इनमें बस थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कितनी चली जाती है भाई, 3060 से 3160 तक, बस इतनी जाती है, 60 इंक्रीज होती है, ठीक है, ओके, याद रखिएगा इसी को, 3060 से 3100, 3000 से है वो, 3000 से 3100 मतलब 3160 तक, ठीक है, ओके, इतनी सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू चली जाती है इनकी, इन वाले हाइड्रोजन की, जो बेंजीन के हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद जो SPH होते हैं, SPCH, उनकी जो जाती है फ्रीक्वेंसी वो जाती है भाई 3100 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, 3100 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो वैल्यू है SPCH की जाती है, ओके। याद रखिएगा, ये जो वैल्यू लिखवा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है भाई, इनको लिख लीजिए आप, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चंस में आपके काम आने वाली हैं, ठीक है, बहुत काम आएंगे आपके ये। अब लिखिएगा आप, अब मैं कुछ लिखवा रहा हूं आपको, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखवा रहा हूं, वो और लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी भाई, सबसे पहले आपको लिखनी है भाई एसिड क्लोराइड की, एसिड क्लोराइड, ये कार्बोनाइल की है। अब ये कार्बोनाइल पे क्या होगा भाई, मैं बता देता हूं आपको पहले ही, कार्बोनाइल में क्या होगा, रिंग इफेक्ट आते हैं इनमें, रिंग इफेक्ट,
वो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ये वैल्यूज लिख लीजिए, सिर्फ ये वैल्यू लिख लीजिए, लेकिन वो क्वेश्चंस में आएंगे। वो जब क्वेश्चन मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा उस टाइम कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको फ्रीक्वेंसी करनी है। फ्रीक्वेंसी जो मैं एसाइक्लिक कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी है ना वो लिख लीजिए। एसाइक्लिक कार्बोनाइल जो है उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए जल्दी, 1810 सेंटीमीटर इनवर्स तक। जो हमारा एसाइक्लिक एसिड क्लोराइड है वो हमें देता है, कितनी देता है भाई, 1810 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लग गया, विदड्रॉइंग ग्रुप लग गया, विदड्रॉइंग, तो और भी आगे चली जाती है ये वैल्यू, और भी आगे चली जाती है 1810 से 1830 सेंटीमीटर इनवर्स, 1850 सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी चली जाती है। अगर यहाँ पर कोई विदड्रॉइंग ग्रुप लग गया ना, जैसे कि इस टाइप से लग गया कोई ग्रुप, इस टाइप से लग गया, तो देखिए यहां से भी इफेक्ट, यहां से भी इफेक्ट, ठीक है, दोनों जगह से इफेक्ट लग रहा है, जिसके कारण इसकी वैल्यू जो चली जाती है वो 1810 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स तक चली जाती है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, 1850 सेंटीमीटर इनवर्स तक। अब वो 1850 सेंटीमीटर इनवर्स रहने दो, इसमें लिखो तुम 1830, बिकॉज उसका कारण पता है क्या, 1810 से 1830, बिकॉज रिंग में होती है ना, जब ये रिंग में होती है उस टाइम तो चली जाती है 1850, रिंग में होनी चाहिए, लेकिन अभी ये ऐसा ही लिखा तो 1830 तक जाती है ये वैल्यू, ठीक है, 1810 से 1830 तक, ठीक है। उसके बाद लिखिए अब, उसके बाद हमारा जब कौन सा एनहाइड्राइड का, एनहाइड्राइड की तो मैंने आपको लिखवाई दी, एनहाइड्राइड की जो वैल्यू होती है वो 1800 तक सेंटीमीटर, लास्ट फाइनली जो है ना 1800 सेंटीमीटर इनवर्स तक आती है एनहाइड्राइड की। किसकी भाई, एनहाइड्राइड की। और इसकी ज्यादा, इतनी ज्यादा क्यों होती है भाई, इसकी क्यों होती है, क्योंकि इस ऑक्सीजन का जो इफेक्ट है ना वो दोनों पे ही है, इस पे भी है, इस पे भी है, दोनों पे ही है इस ऑक्सीजन का इफेक्ट। अब ये देखिए, अगर इस कार्बोनाइल के लिए देखूंगा मैं तो ये इस साइड कंजुगेट कर जाएगा, इस कार्बोनाइल के देखूंगा तो इस साइड कंजुगेट कर जाएगा, मतलब इस ऑक्सीजन का इफेक्ट दोनों कार्बोनाइल पर हो रहा है, हाफ हाफ, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब किसकी है भाई, अब लिखिएगा आप जल्दी एस्टर की, एस्टर, आप जल्दी लिखिएगा एस्टर की, लिखिएगा जल्दी। जो एस्टर की है, जो हमारे एस्टर होते हैं ना, एस्टर उनकी होती है भाई 1735 सेंटीमीटर इनवर्स तक। एसाइक्लिक एस्टर, इस टाइप से जो एस्टर होते हैं ना उनकी 1735 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है वैल्यू। और जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड, उनकी वैल्यू होती है भाई, लिख लेना 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। और जो हमारे कीटोन होते हैं, कीटोन, उनकी जो वैल्यू है वो होती है भाई 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। कौन से भी कीटोन की, जो हमारे कीटोन होते हैं वो, जो हमारे कीटोन होते हैं ना उनकी होती है ये वैल्यू, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी जो वैल्यू होती है भाई 1700 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं हमारे अमाइड, ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है वो 1690 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। बस आप अभी ये लिख लीजिए, मैं इनमें रिंग में क्या इफेक्ट होता है, रिंग आने पर क्या इफेक्ट होंगे, वो सभी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको सभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। बस आप ये लिख लीजिए एक मिनट, आपको जो भी मैंने फ्रीक्वेंसी लिखवाई ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यू भाई, ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको लिखवाई है, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन अपने आप सोल्व आउट होंगे। देखना आपके क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे यहाँ से जब आपको मैं रिंग इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट दिखाऊंगा ना इसमें, उसके बाद अपने आपके क्वेश्चन सोल्व आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे, देखना आप, ठीक है। तो लिख लो, जो हमारा कौन सा भाई, एस्टर की कितनी होती है 1735, एल्डिहाइड की 1725 सेंटीमीटर इनवर्स, कीटोन की 1715, कार्बोक्सिलिक एसिड की 1700 सेंटीमीटर इनवर्स, और जो हमारा अमाइड होता है 1690 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये क्यों होती है इनकी इतनी फ्रीक्वेंसी, वो चीज भी हम आपको बताऊंगा भाई, ये डिक्रीज कैसे हो रही है, सब चीज बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सब चीज आपको सब कुछ डिफाइन करेंगे, ऐसी टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि पता है कई बार बच्चे को प्रॉब्लम होती है, सर ये देखना कार्बोनाइल की फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज हो रही है, ये नीचे आने पर ऐसा क्यों हो रहा है सर, इतनी इसकी 1735 इतनी ज्यादा क्यों है, एसिड क्लोराइड की इतनी ज्यादा क्यों है, तो ये सब क्लियर करेंगे, नो टेंशन, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब चीज यहाँ पर क्लियर होगी आपकी, इस चैनल पर आपको सब कुछ क्लियर करवाया जाएगा, ऐसी टेंशन मत लेना, ठीक है, ओके। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, अब देखिए, अब जो हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई, अब हमारे जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कुछ एक। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा ना हमारा, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, ये देखिए क्वेश्चन ही, असाइनमेंट सॉल्यूशन ही चल रहा है ये, लेकिन आपको पहले पता है क्या, ये फ्रीक्वेंसी वैल्यूज पता होना चाहिए भाई, ये वैल्यूज आपको पता होंगी ना, तभी आप ये आगे वाले जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये आपको सोल्व आउट आप कर पाओगे, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन, वो लिखिए भाई क्वेश्चन, हमारे पास एक तो है डाइपोल मोमेंट, सॉरी एक है हमारे पास सिस अल्कीन, एक तो हमारे पास भाई सिस अल्कीन है,
और एक हमारे पास ट्रांस अल्कीन है। याद रखिएगा, सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन, याद रखिएगा इस चीज को, सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन दो है हमारे पास, दो अल्कीन है, सिस और ट्रांस अल्कीन। हमें यह बताना है कि इनमें कौन सी स्टेबल होगी, किसका आईआर स्पेक्ट्रा आएगा, किसका आईआर स्पेक्ट्रा नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज हमको फाइंड आउट करना है, ये चीज हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको एक चीज तो पता है भाई, ट्रांस स्टेबल होती है सिस से हमेशा, ट्रांस जो होती है वो सिस से हमेशा क्या होती है, स्टेबल होती है। लेकिन भाई हमको आईआर स्पेक्ट्रा में अब ये देखना है कि इन दोनों में सबसे पहले तो ये देखेंगे आईआर स्पेक्ट्रा आएगा किसका। तो आईआर स्पेक्ट्रा आने के लिए क्या होता है भाई रिक्वायरमेंट, एक आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसका परमानेंट एक डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो देखिए भाई इसमें ना, इसमें तो भाई परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो अनइक्वल टू जीरो, मतलब कि जीरो नहीं है इसका डाइपोल मोमेंट, इसमें तो हो रहा है डाइपोल मोमेंट, जब स्ट्रेच कर रहा है CH3 तो इसमें तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है ना वो एक दूसरे का कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखिए कैंसिल आउट कर रहा है, तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है वो इक्वल टू जीरो होगा। और मैंने आपको ये चीज बताई हुई है, अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो आईआर स्पेक्ट्रा ही नहीं आएगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव नहीं है भाई, और मॉलिक्यूल जब आईआर एक्टिव नहीं होगा तो आईआर स्पेक्ट्रा किस प्रकार आएगा, आईआर स्पेक्ट्रा आएगा ही नहीं। मतलब कि ट्रांस स्टेबल तो है लेकिन आईआर एक्टिव नहीं है, इसलिए आईआर स्पेक्ट्रा इसका तो आएगा ही नहीं, हमारा जो ट्रांस होगा उसका आईआर स्पेक्ट्रा आएगा ही नहीं, आईआर स्पेक्ट्रा जो है इसका आएगा ही नहीं, लेकिन इसका आईआर स्पेक्ट्रा आएगा, इसका आईआर स्पेक्ट्रा आएगा। ठीक है, लेकिन उसका आईआर स्पेक्ट्रा ही नहीं आएगा उस वाली ट्रांस अल्कीन का। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने अल्कीन के जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप, इन ग्रुप को चेंज करके दिखा, इन ग्रुप को चेंज करके देखा, फिर देखा कि अल्कीन में भाई कोई चेंज आएगा क्या, इन ग्रुप को चेंज कर दिया, फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया कि कोई चेंज आएगा क्या यहाँ से, तो भाई चेंज करा उन्होंने इस ग्रुप को चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने क्या किया देखिएगा ध्यान से, उन्होंने ये जो एक जो है ना क्या ले लिया भाई, इथेन ले लिया इसकी जगह, उन्होंने एक इथेन ले लिया, कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ क्या किया, उन्होंने एक इथेन ले लिया, CH3, एक CH3 और एक इथेन ले लिया। अब देखा उन्होंने भाई, अब तो पता है क्या हो रहा था, अब स्टेबल, मतलब अब दोनों में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ रही थी, यहां तो डाइपोल मोमेंट अनइक्वल टू जीरो हो गई, अब यहां पर भी डाइपोल मोमेंट अनइक्वल टू जीरो हो रहा था, यहां पर तो डाइपोल मोमेंट जीरो होता ही है, आपको पता ही ये बात, लेकिन अब तो यहां पर भी जो डाइपोल मोमेंट है वो अनइक्वल टू जीरो हो रहा था, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट है वो यहां पर तो अनइक्वल टू जीरो था, अब यहां पर भी हो रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम नहीं है भाई, अगर दोनों ग्रुप सेम होते ना तो यहां पर डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होता, लेकिन दोनों ग्रुप सेम नहीं है इसलिए कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो यहां से जब साइंटिस्ट ने, जब हमारे जो सर थे, साइंटिस्ट सर थे, उन्होंने चेक किया भाई, उन्होंने आईआर स्पेक्ट्रा लिया, और आईआर स्पेक्ट्रा में उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया देखिएगा, उन्होंने आईआर स्पेक्ट्रा में क्या क्या ऑब्जर्व किया, लिख लीजिए, ये जो भी पॉइंट लिखवा रहा हूं वो नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि क्या क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहले उन्होंने देखा भी इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सी है, स्टेबल अल्कीन, इनमें दोनों में स्टेबल कौन है। उसके बाद क्या किया भाई, वेव नंबर देखा, वेव नंबर देखा। ठीक है, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे वेव नंबर देखा। उसके बाद उन्होंने क्या देखा भाई, ट्रांसमिटेंस, सब कुछ बताऊंगा ट्रांसमिटेंस क्या है, क्या चीज है ये। उसके बाद उन्होंने देखा भाई क्या, डाइपोल मोमेंट, मतलब ये स्टेप टू स्टेप नहीं चल रहा है, ये कोई स्टेप टू स्टेप नहीं है भाई, सबसे पहले स्टेबिलिटी देखेगा, फिर वेव नंबर, फिर ट्रांसमिटेंस, मोलर, उन्होंने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया। ये उन्होंने जब स्पेक्ट्रा देखा ना, उन्होंने सब कुछ ये ऑब्जर्व किया। ठीक है, डाइपोल मोमेंट चेक किया, डाइपोल मोमेंट के अलावा उन्होंने और क्या देखा भाई, और क्या देखा, अब उन्होंने देखा पीक देखी, कोई स्ट्रॉन्ग पीक किसकी है, वीक पीक किसकी है। ठीक है, पीक देखी। फिर उन्होंने इंटेंसिटी देखी, उन्होंने मोलर एब्जॉर्प्टिविटी देखी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, क्या देखा भाई, स्टेबल देखा, कौन सी स्टेबल होगी, वेव नंबर देखा, ट्रांसमिटेंस देखा, डाइपोल मोमेंट देखा, पीक, इंटेंसिटी, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई, एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी देखी।
ठीक है। तो ये चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की स्पेक्ट्रा के अंदर, तो उन्होंने ये देखा कि भाई किसके अंदर क्या होगा, स्टेबिलिटी किसकी होगी, इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। वेव नंबर किसका ज्यादा होगा, ट्रांसमिटेंस किसका ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग पिक वीक पिक किसकी होगी, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, मोलर एब्जॉर्बिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो अब लिखिएगा आप, आपने लिख लिया ना, सभी चीजें लिख ली होंगी, ओके। अब देखिएगा आप भाई, मैं एक चीज और बता देता हूं, ये असाइनमेंट सेक्शन जरूर है, लेकिन भाई क्वेश्चन सोल्व आउट करने के लिए कुछ चीजें पता होना चाहिए। मेरा मेन मकसद ये है, अगर क्वेश्चन सोल्व आउट करवा रहे हैं तो उससे पहले कुछ एक चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ही तो सोल्व आउट हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज सोल्व आउट की भाई, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो एक चीज देखिए, जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी पर क्या क्या डिपेंड करता है। मैंने ये 7-8 चीजें जो आपको लिखवाई हैं, इनमें स्टेबिलिटी पे क्या चीज डिपेंड करती है और डाइपोल मोमेंट पर क्या चीज डिपेंड करती है, ये और देख लीजिए। तो भाई जो इनमें जो चीजें मैंने लिखवाई है, इनमें जो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी ना, वो देखिए स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी वो क्या क्या होंगी भाई, एक तो होगी भाई ट्रांसमिटेंस और एक होगा वेव नंबर। जो वेव नंबर और जो ट्रांसमिटेंस है ना, वो स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर भी इंक्रीज होगा। और जो हमारे डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डाइपोल मोमेंट के, वो कौन कौन सी है भाई, वो लिख लीजिएगा आप। इंटेंसिटी, वो है भाई इंटेंसिटी, लिख लीजिएगा ध्यान से। जो हमारे डाइपोल मोमेंट के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो क्या क्या हुई, जो हमारे डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो क्या क्या हैं, बताइएगा आप ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से आप। डाइपोल मोमेंट के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी है, और दूसरा क्या है भाई, इंटेंसिटी के अलावा दूसरा क्या है, मैंने और भी 2 चीज लिखवाई थी, मोलर एब्जॉर्बिविटी, ठीक है। उसके बाद है मोलर एब्जॉर्बिविटी, ठीक है, मोलर एब्जॉर्बिविटी, ठीक है। अब मोलर एब्जॉर्बिविटी के बाद क्या है भाई, एक और चीज लिखवाया था लास्ट, पीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ठीक है, वो चीज किस पे डिपेंड करेगी, डाइपोल मोमेंट पे। अगर डाइपोल मोमेंट हाई होगा तो पीक भी स्ट्रॉन्ग आएगी, स्ट्रॉन्ग पीक, ठीक है। डाइपोल मोमेंट कम होगा तो स्ट्रॉन्ग जो पीक है वो भी वीक आएगी, कम होगा तो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इंटेंसिटी होगी, मोलर एब्जॉर्बिविटी होगी, ये चीजें, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करती है। हाई इंटेंसिटी कब होगी, जब हाई डाइपोल मोमेंट होगा, ओके। तो ये चीजें आपने देख ली भाई। देखिए हर एक चीजें आपको स्टेप वाइज करवा रहा हूं, क्वेश्चन भी देखिए आपको सोल्व आउट करना स्टेप वाइज। आप क्या करोगे, इससे आपको पता लग जाएगा भाई, आपका मैं जितनी भी चीजें लिखवा रहा हूं ना, इससे एक ही चीज से, इस एक क्वेश्चन से आपके पता नहीं कितने क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएंगे। इस एक से आपके यहां पर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, इस एक ही क्वेश्चन के अंदर देखिए मैंने क्या क्या चीजें बता दी। मैंने ट्रांसमिटेंस बता दिया, मैंने मोलर एब्जॉर्बिविटी बता दी, मैंने स्टेबिलिटी, डाइपोल मोमेंट, इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग पीक, वीक पीक और हमारा मोलर एब्जॉर्बिविटी। देखिए आपके कितने क्वेश्चन सोल्व आउट हो गए एक ही क्वेश्चन के अंदर। मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको इतने क्वेश्चन सोल्व आउट करवा दिए भाई। तो आपको यही तो चीज बता रहा हूं मैं, आपको ये बेसिक सा करवाना, असाइनमेंट सोल्व करवाना है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर देखिए कितने क्वेश्चन सोल्व आउट हो रहे हैं आपके। ये आपका CSIR नेट JRF में क्वेश्चन आया था इस टाइप का, याद रखिएगा। मोलर एब्जॉर्बिविटी पूछी हुई थी, मोलर एब्जॉर्बिविटी किस अल्किन की ज्यादा होगी, ये चीज पूछी हुई थी, ठीक है, ओके। तो देखिए भाई, अब हमारा क्वेश्चन क्या है ये, अब हमारा क्वेश्चन है ये भाई। सबसे पहले तो आप ये बताइए, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल अल्किन कौन सी होगी। तो आप सभी को पता है भाई, सिस अल्किन से ज्यादा ट्रांस अल्किन स्टेबल होते हैं, बिकॉज सिस अल्किन में भाई ये रिपल्सन हो रहा है, जो रिपल्सन है ना, सिस अल्किन में क्या हो रहा है भाई, सिस अल्किन में ये रिपल्सन हो रहा है, जिसके कारण जो हमारी ट्रांस अल्किन है वो ज्यादा स्टेबल होती है देन सिस से। ये ज्यादा स्टेबल है, कौन सी भाई, जो हमारी ट्रांस अल्किन है वो ज्यादा स्टेबल है देन सिस अल्किन से। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ट्रांस जो अल्किन है वो ज्यादा स्टेबल है देन सिस अल्किन से, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो हमें देखना है, क्या देखना है इसके बाद, सुनिएगा ध्यान से। अब देखना है हमें क्या, ट्रांसमिटेंस किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी तो मैंने देख ली, ट्रांसमिटेंस किसकी ज्यादा होगी भाई, वेव नंबर किसका ज्यादा होगा। सुन लिए ये चीज सुन लीजिए, मैंने आपको बता दिया स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस एंड वेव नंबर। ये देखिएगा, ये होता है हमारा ग्राफ, ठीक है, ये होता है भाई हमारा ग्राफ, ठीक है। ये होती है ट्रांसमिटेंस, ये होता है भाई वेव नंबर, ठीक है।
अगर मैं इस साइड जाऊंगा ना तो वेव नंबर आएगा, इस ऊपर जाऊंगा तो क्या होगी, ट्रांसमिटेंस आएगी। अगर पीक की वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी तो ट्रांसमिटेंस इंक्रीज हो रही है, और इस साइड जा रहा है तो क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, इस साइड जा रहा है तो वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है भाई, ट्रांस। तो मैंने आपको बता रखा कि ट्रांस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस एंड वेव नंबर। मतलब कि हमारा किस टाइप से भाई, मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये ग्राफ बनाया है मैंने, आप इनमें ये बता दिए सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है। जल्दी बता दीजिए सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा, अब तो आप सोल्व आउट कर सकते हो भाई इस क्वेश्चन को। मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस एंड वेव नंबर। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं ये चीज, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस एंड वेव नंबर। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस एंड वेव नंबर। जो हमारा ट्रांसमिटेंस एंड वेव नंबर जो है स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज होगी ना तो ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर भी इंक्रीज होगा। तो आप इन दोनों में से देखिए, वेव नंबर किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है भाई, और ट्रांसमिटेंस देखिए किसका ज्यादा है, इसका या फिर इसका, ठीक है। ट्रांसमिटेंस भी इसका ज्यादा है, मतलब कि ये कौन सी है भाई, ये ट्रांस है, ट्रांस, ठीक है। ट्रांस अल्कीन की पीक है, ये क्या है भाई, ट्रांस अल्कीन की क्या है, पीक, ये भी ट्रांस अल्कीन की पीक है, ठीक है। और ये किसकी है भाई, ये सिस की, ये सिस अल्कीन की पीक है, सिस अल्कीन की पीक है। हो गया ना क्वेश्चन सोल्व आउट, हो गया होगा क्वेश्चन सोल्व आउट। अब देखिएगा दूसरी चीज और समझिएगा। अब क्या है भाई, अब हमको देखना है, क्वेश्चन 2 सोल्व आउट हो गया आपके, 2 क्वेश्चन ट्रांसमिटेंस का, एक तो ट्रांसमिटेंस का हो गया और एक वेव नंबर का हो गया। अगर आप आपसे वेव नंबर पूछता है यहां पर इस टाइप से अल्कीन की, तो आप वो भी बता सकते हो, ट्रांसमिटेंस भी बता सकते हो। 2 क्वेश्चन सोल्व आउट हो गए हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन और बन जाएंगे अब अपने। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। और एक चीज सुनिए, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्यों, स्टेबिलिटी का पता लग गया आपको, अल्कीन की स्टेबिलिटी का पता लग गया कि कौन सी होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ट्रांसमिटेंस और हमारा वो वेव नंबर का पता लग गया। 3 क्वेश्चन हो गए ना। अब देखिए 4 क्वेश्चन और करवाता हूं आपको, 4 क्वेश्चन और सोल्व आउट हो जाएंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। डाइपोल मोमेंट का आपको पता है, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग पीक। स्ट्रॉन्ग पीक के मतलब डाइपोल, ये क्या है भाई, ये है वीक पीक, लिख लीजिएगा वीक पीक। ये जो पीक है ना ट्रांस वाली, ये है वीक पीक है ये। इसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या है भाई, वीक, लेस इंटेंस है, लेस इंटेंस है, वीक पीक है, लेस इंटेंस है। और दूसरा सुन लीजिए, डाइपोल मोमेंट इसका लेस है, लेस डाइपोल मोमेंट क्या है भाई, इसका कम है। और तीसरी और चीज बताऊं, तीसरी क्या थी भाई, तीसरी क्या थी, मोलर एब्जॉर्बिविटी भी इसकी कम है, एब्जॉर्बिविटी, मोलर एब्जॉर्बिविटी भी इसकी कम है। क्यों, ये देखिए भाई, नीचे की तरफ आएगी ना पीक, जितनी नीचे की तरफ आएगी तो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी, मतलब मोलर एब्जॉर्बिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब पीक देख सकते हो आप, स्ट्रॉन्ग पीक कौन सा, ज्यादा पीक ज्यादा बड़ी किसकी है भाई, ऊपर से नीचे तक ज्यादा आपको जो साफ दिखाई दे रही हो तो वो ये है, ना कि ये, ठीक है। दूसरी इंटेंसिटी भी देख सकते हो भाई, इंटेंसिटी इसकी ज्यादा है ना कि इसकी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो हो गया फाइनल, ये चीज हो ही गई, ये चीज फाइनल। ट्रांस जो हमारी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ट्रांसमिटेंस और हमारी वेव नंबर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी पीक, मतलब पीक और जो है, और कौन सा भाई, इंटेंसिटी पीक और हमारा जो है एब्जॉर्बिविटी, मोलर एब्जॉर्बिविटी। ओके, अब देखिएगा, मैंने वैसे तो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करवा दिए यहीं, इस क्वेश्चन में आपके सारे क्वेश्चन सोल्व आउट हो गए होंगे, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखिएगा, अब साइंटिस्ट ने भाई क्या देखा, अब साइंटिस्ट ने चेक किया क्या, एब्जॉर्बिविटी। अब साइंटिस्ट ने मतलब एब्जॉर्बिविटी, ट्रांसमिटेंस और इंटेंसिटी चेक की। तो इंटेंसिटी मैंने आपको बता दी, इस क्वेश्चन के अंदर आपका सब कुछ सोल्व आउट हो चुका है भाई। आपको जो मैं आप बता रहा हूं ना वो देख लीजिए। आप एक काम कीजिए, ये लिखिए, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस एंड जो ट्रांसमिटेंस और जो हमारा कौन सा भाई, ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और भाई इसके अलावा मोलर एब्जॉर्बिविटी, ठीक है। और इसके अलावा भाई मोलर एब्जॉर्बिविटी के अलावा
मोलर एब्जॉर्बिविटी के अलावा क्या होगा, लास्ट क्या था, पीक। देख लीजिए हो गया आपका क्वेश्चन, सभी सोल्व आउट हो गए ये वाले क्वेश्चन आपके। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर इंक्रीज होगा, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी, मोलर एब्जॉर्बिविटी, पीक डिक्रीज होगा। तो आपको यहां पर पता ही है, आपको यहां पर पता था। और एक चीज और लिख लीजिए, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो आपको यहां पर पता ही है भाई, सब कुछ पता है। यहां पर डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, सिस का ज्यादा है, ठीक है, सिस का। तो हम अगर डाइपोल मोमेंट को, मोलर एब्जॉर्बिविटी को, इंटेंसिटी को, पीक को इंक्रीज करेंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी भाई, और इनको अगर डिक्रीज करेंगे तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। बस आपके क्वेश्चन सभी सोल्व आउट मैंने यहां पर करवा दिए, ओके। इसमें आपके सभी क्वेश्चन सोल्व आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा, देखिए आई ना, मजा आया ना। एक ही क्वेश्चन के अंदर कम से कम 8-10 क्वेश्चन सोल्व आउट हो गए आपके एक ही क्वेश्चन में भाई। 8-10 क्वेश्चन सोल्व आउट तो हो गए, लेकिन टाइम भी लग गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, IR स्पेक्ट्रा के मैंने आपको रेंज बता दिए हैं, और स्पेक्ट्रा के अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन भी सोल्व आउट करवा दिया। अब नेक्स्ट जो है मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, उन क्वेश्चन को आपको सोल्व आउट कराते हैं IR स्पेक्ट्रा के लिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए मतलब कि अभी के लिए, इस लेक्चर के लिए भाई, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं और IR स्पेक्ट्रा के कुछ और बहुत ईजी और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको लेके आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, BHU के, DU के, और अपने ये जो MSc के ही बोल रहा हूँ मैं, टी4 गेट, CSI नेट JRF में जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आपके सामने लेके आते हैं। ये जो IR स्पेक्ट्रा वगैरह के आपको कोई असाइनमेंट भी नहीं देता, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ IR स्पेक्ट्रा के अगर क्वेश्चन इतने पॉसिबल है एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि भैया अब एग्जाम में कुछ नया आ रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देना ही देना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में से तो 4 नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेगा। एक और है भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री, वहां से भी पूछ लिया जाता है। अब तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को भी मोस्ट इंपोर्टेंट मिलना, मतलब कि इंपॉर्टेंस मिलने लग गया है, क्योंकि वहां से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कुछ नहीं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो यार ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि कौन सी फ्लेम जो होती है ना, वहां पे फ्लेम क्रोमेटोग्राफी होती है, और बहुत ये मास क्रोमेटोग्राफी, बहुत सी क्रोमेटोग्राफी है भाई। वहां आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, मैंने ही पढ़ी थी। तो उनमें पता है क्या, ऊपर से बस यूज क्या है, हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, बस यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक सोडियम फ्लेम हम यूज करते हैं, एटॉमिक क्रोमेटोग्राफी, एटॉमिक फ्लेम क्रोमेटोग्राफी है, और एटॉमिक, इनमें मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना, वहां पर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सिर्फ कर जाना, आप सिर्फ उसको अगर ऊपर से पढ़ जाओगे ना, ज्यादा डीपली नहीं, ऊपर से भी पढ़ जाओगे यूज वगैरह, और इसमें क्या क्या यूज हो रहा है इस क्रोमेटोग्राफी में, तो भी आपको मिल जाएंगे, मतलब कि नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वहां से, ठीक है। तो कर जाना, मेरी मानो तो उसको कर जाना भाई। क्या करना है आपको, ज्यादा तो कुछ करना ही नहीं। और दूसरी बायो ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आसान। स्टैंड का क्वेश्चन पूछ लिया यार, पिछली बार डीएनए की स्टैंड का क्वेश्चन पूछ रखा था। डीएनए स्टैंड मतलब कि वो एक जगह से 5 से 3 होती है ना, तो दूसरी मतलब कि एक जो नीचे वाली स्टैंड है वो किससे की, मतलब ये क्वेश्चन नहीं होता क्या, ये जो डबल स्टैंड वाली होती है ना, ये इस टाइप से स्टैंड चलती है, ठीक है। तो एक जो 3 से 5 तक आती है ना, तो अब ये कैसी होगी, 3 से 5, बस यही पूछा हुआ था यार, ये इस टाइप से। बस ये गुआनिन, थायोमिन, यूरासिन, मतलब ये कंप्लीटली जो एक लाइनें होती है ना इसकी, ये जिस चीज से कनेक्टिंग होती है, बस ये आपसे बस एक स्टैंड पूछी हुई थी, स्टैंड में क्या क्या मतलब कि प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन बायो ऑर्गेनिक में पूछे जाते हैं। तो भाई मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो ये छोटी छोटी यूनिट है ना, ये अगर आपके 8 यूनिट भी है, 6 यूनिट तो कम से कम करके जाना, क्योंकि 3-3 पेज की तो है भाई। और 3-3 पेज अगर आपको 4-4 नंबर, मतलब 20 नंबर दिला दे रहे हैं, 20 नंबर भी अगर आपको मान लीजिए 6 यूनिट कर गए, 6 चौक 24, ठीक है, 24 नंबर हो गए। 24 में अगर आप, मैं मानता हूं अगर आप भाई 2 नंबर गलत भी कर, मतलब 2 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं ना, तो भी आपका कोई घाटा थोड़ी ना है, 2 ही नंबर तो कटेंगे। 16 नंबर तो फिक्स है भाई, 16 में से आप 2 कटा देना यार, 3 कट जाएंगे, 13 नंबर बन गए। कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है 13 नंबर की। 13 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भी आगे जाके वो 13 नंबर हमको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देंगे। तो मैं तो बोल रहा हूँ शॉर्ट यूनिट, जो छोटी यूनिट है ना, उनको छोड़ना मत भूल के भी। इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो क्या करता है, बड़े क्वेश्चनों पे ध्यान देता है। बहुत इंसानों को बोलना ही, अभी स्पीच में भी एक बहुत खतरनाक स्पीच चली थी, इसके अंदर पहले बड़े क्वेश्चन सोल्व आउट करो। अरे बुद्धू, वो पहले बड़े क्यों कर रहे हो, पहले छोटे क्वेश्चन सोल्व आउट करो, छोटे क्वेश्चन आपको नंबर दिलाएंगे। उसी प्रकार इनमें है भाई,